देख लिया था मेरा बेटा फिजन रिएक्शन, एक ऐसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दोनों में फर्क हमें पता चल गया था फिजन और फ्यूजन में। तो मेरे बेटा फिजन रिएक्शन में हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज एलिमेंट ब्रेक इनटू फिजन फ्रेगमेंट, ब्रेक इनटू स्मॉल फिजन फ्रेगमेंट, स्मॉल फिजन फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, फिजन फ्रेगमेंट में जैसे हमने बात की थी। हाँ मेरा बेटा, कैसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में हमारे पास हमने बात की थी, लेट सपोज, हाँ एक यूरेनियम की बात की थी। यूरेनियम में जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है U235, इस पे हमने हिट किया मेरा बेटा, कौन सा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हिट करेंगे, न्यूट्रॉन मेरा बेटा 10 होता है, क्या होता है 10। और मेरा बेटा ये हिट करके ब्रेक होता है बेरियम में। बेरियम में हमारे पास 56 है ना, 141 प्लस क्रिप्टॉन 36 into 92 प्लस इमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और विद एनर्जी, सम एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ दो स्मॉल फिजन फ्रेगमेंट में, इस प्रोसेस को फिजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन में टू स्मॉल मॉलिक्यूल combine to form large element। ठीक है ना मेरे बेटे, जैसे हमारे पास अगर मैं ट्राइटियम ले लूं हाइड्रोजन का और ड्यूटेरियम ले लूं हाइड्रोजन का, इन दोनों को मिला लो। ठीक है ना, इन दोनों को, दो स्मॉल मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से मेरा बेटा बना एक हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, 2,4 सही। अब बताइए क्या निकलना चाहिए, तो बता सकते हैं आगे क्या आएगा। हाँ भाई, ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, कंबाइन हुआ, हाँ क्या आएगा बेटा, न्यूट्रॉन आएगा। क्यों न्यूट्रॉन आएगा मेरा बेटा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 0 आना चाहिए, एटॉमिक मास कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो इसके साथ लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, तो दो स्मॉल मॉलिक्यूल मिले, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दिया। दिस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। सही है, फ्यूजन रिएक्शन में मेरा बेटा, फ्यूजन और फ्यूजन में रिएक्शन में हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन के अंदर दो तरह के फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। एक मेरा बेटा, एक फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, और एक होता है हमारे पास अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। सही, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन मेरे बेटा कहां होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। सही, जहां पर हम फ्यूजन रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सही है, कंट्रोल का मतलब ये है, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन का मतलब क्या है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन का मतलब ये है कि मेरे बेटा ऑलवेज क्या होगा, किसमें होता है, पहली बात ये न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर। सही है, ऑलवेज क्या होगा मेरे बेटा, इंक्रीज करेगा, कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है, ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज करेगा हमेशा, जबकि यहां पर मेरा बेटा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज, वालेकुम सलाम, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। अच्छा मेरा बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर इंक्रीज होता जाएगा, अनकंट्रोल में इंक्रीज होता जाता है, कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो
तो इसी वजह से अनकंट्रोल होते होते मेरे बेटा एक दफा ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, और इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है दैट कैन डैमेज दी, किसी भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। और इसी तरह जब न्यूक्लियर रिएक्टर में हम बात करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन तो होता है लेकिन कंट्रोल फॉर्म में होता है, उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करेगा मेरे बेटा। तो इसका मतलब ये फ्यूजन रिएक्शन के अंदर कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में बात करें तो कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली कौन है मेरा बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसके अंदर कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। जहां कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन होता है मेरे बेटा उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली इस कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन में तो हीट प्रोड्यूस होता है, फ्यूजन रिएक्शन में रिएक्शन यही रहेगा। अगर यूरेनियम के लिए हम देख रहे हैं तो हमारे पास रिएक्शन तो ये रहेगा, हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट का हम क्या करते हैं, बेसिकली हीट को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। किस में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्टर का काम ही क्या है, हमारे पास हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इट इज अ डिवाइस, it is a device in which heat energy convert into electrical energy एक ऐसा डिवाइस जहां पर हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, थ्रू फ्यूजन, थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन, थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर में मेरे बेटा कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। मेरे बेटा एक तो हमारे पास वॉल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, इस तरीके से एक कंप्लीट सील्ड वॉल होता है, और ऊपर से इस तरह हमारे पास जो एक कैप लगा हुआ होता है जिसको हम डोम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वॉल बेसिकली कंक्रीट की वॉल होती है, इसको हम कहते हैं शील्डिंग। क्या कहते हैं मेरे बेटा, शील्डिंग। तो कंट्रोल्ड वॉल होती है, कंट्रोल्ड वॉल होती है, और इसके अंदर हम रेडिएशन जो इमिट होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि एनवायरनमेंट और जो ह्यूमन लाइफ है या लिविंग लाइफ है वो डैमेज ना हो रेडिएशन के थ्रू। ओके, इसके अंदर मेरे बेटा इस रिएक्टर के अंदर हमारे पास एक तरफ से हम बेसिक डायग्राम बना रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। एक तरफ से हमारे पास इनलेट होता है और दूसरी तरफ से यहां से इनलेट होता है जहां से पानी इंटर आता है, अंदर आता है, और एक तरफ से पानी बाहर जा रहा होता है, एक एरिया ओपन होता है।
ओके, पानी बाहर जाता है, आउटलेट, इसको आउटलेट कहते हैं मेरा बेटा। इसके अंदर हमारे पास एक बड़ा सा चैनल होता है, इस तरह का, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए होते हैं, ये बहुत बड़ा सा होता है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए होते हैं और ये पूरी लेंथ में बने हुए होते हैं, ये पॉकेट में, सही है। यहां पर मेरा बेटा इस चैनल्स के अंदर दो चीज, एक चीज हम जो है ना न्यूक्लियर फ्यूल है वो छोटे छोटे, जो कि हमारे पास यूरेनियम है, न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल छोटे छोटे पैलेट्स के फॉर्म में, न्यूक्लियर फ्यूल, तो फ्यूल हमारा न्यूक्लियर फ्यूल छोटे छोटे पैलेट्स के फॉर्म में ऐड कर देते हैं। पैलेट्स हम कहते हैं मेरा बेटा छोटे छोटे, बुलेट के साइज से भी छोटा होता है, मेरे फिंगर के 1 इंच के साइज के पैलेट्स होते हैं, उसको हम सॉलिड फॉर्म में बनाते हैं और इसके अंदर पैलेट्स के फॉर्म में करते हैं, एक रॉड के फॉर्म में इंटर नहीं करते, छोटे छोटे पैलेट्स के फॉर्म में इंटर करते हैं। इसी के बीच में हमारे पास, इसी चैनल के बीच में एक बड़ा सा रॉड भी होता है, लेंथ सा रॉड होता है, ठीक है, जो अंदर बाहर हो सकता है। ये बड़ा सा एक रॉड होता है जो अंदर बाहर हो सकता है मेरा बेटा। ये हमारे पास कहलाता है कंट्रोल रॉड या कंट्रोल मटेरियल, ठीक है। कंट्रोल रॉड क्या कहलाता है? कंट्रोल रॉड, सही। कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है? यूरेनियम की तादाद को क्या करना? न्यूट्रॉन की तादाद को कंट्रोल करना, इसीलिए हम इसको कंट्रोल रॉड बोलते हैं। ये क्योंकि जब ये अंदर जाता है तो हमारे पास किसी भी न्यूट्रॉन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अभी हम समझते हैं बाकी चीजों को। पहले हम न्यूक्लियर फ्यूल देख लिया, कंट्रोल रॉड देख लिया। अब मेरे बेटा यहाँ पर रिएक्शन होता है, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या होता है कि एक फ्यूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर पानी फिल होता है, ठीक है। पानी फिल है तो हमारे पास क्या हो रहा है? यहां से पानी इन हो रहा है और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है मेरे बेटा? आउट हो रहा है, ठीक है ना। इन और आउट हो रहा है तो हमारे पास हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो पानी एब्जॉर्ब करके दूसरी तरफ से बाहर ले जाता है, ठीक है। एक हाई प्रेशर वेसल होता है, ये बहुत ज्यादा, यहाँ पर टेम्परेचर पानी का 300 होता है। तो सर आप सोच रहे होंगे सर 300 अगर डिग्री है तो पानी क्यों कह रहे हैं आप? ये तो स्टीम बन जाना चाहिए, बॉयल हो जाता है 100 पे। तो मेरे बेटा क्योंकि प्रेशर हाई होता है तो ये लिक्विड की फॉर्म में रहता है, इसीलिए कहते हैं हाई प्रेशर लिक्विड या हाई प्रेशर वाटर। हाई प्रेशर वाटर का मतलब क्या है? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वाटर का तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते जाता है? हाई होता जाता है। तो यहाँ पर पानी लिक्विड के फॉर्म में रहता है और हमारे पास टेम्परेचर भी उसका 300 पहुंच जाता है और मेरा बेटा बहुत तेजी से ये इनलेट और आउटलेट चल रहा होता है, ओके। अच्छा, इसी के बीच में मेरा बेटा एक और अगर हम देखें तो लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मॉडरेटर। क्या कहते हैं? मॉडरेटर का काम मेरा बेटा, जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ना, जहां पर हम देख रहे हैं ये न्यूट्रॉन एक पहला हिट किया, ये तो हिट करने वाला न्यूट्रॉन है, किस पे हिट करवाया? यूरेनियम पे, ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्शन करे, ठीक है ना। जब वो न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा तो वहां पर हमारे पास क्रिप्टॉन प्लस बेरियम प्लस मेरा बेटा कितना न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है? 3। 1 से 3 के दरमियान में, एवरेज 1 से 3 के दरमियान में प्रोड्यूस करता है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन कहलाते हैं फ्रेश न्यूट्रॉन। क्या कहलाते हैं? फ्रेश न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और हमारे पास फ्रेश न्यूट्रॉन है और मेरे बेटा ये फ्रेश न्यूट्रॉन होते हैं फास्ट। क्या होते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन ना हमारे पास, न्यूट्रॉन देखो हिट कर रहा है किसको? यूरेनियम को, तो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। अब ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, एक न्यूट्रॉन ने पहले एक यूरेनियम को हिट किया तो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा। अब 3 आगे जाके 3 को हिट करेंगे तो कितने? हर एक से अगर 3 निकलता है, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 9। और आगे 3 को हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27, ठीक है ना। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा तो 3 से
बढ़ते जाएंगे मेरे बेटे 81, इसी तरीके से आगे जाते जाएंगे, तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ना फास्ट होता जाएगा। इसी को फ्यूजन चेन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो फ्यूजन चेन रिएक्शन के दौरान चेन तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या होता है, जब ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं ना, ये फास्ट फास्ट का मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना, तो फिर ये यूरेनियम से जब टकराए ना, तो यूरेनियम में एब्जॉर्ब नहीं होता, और यूरेनियम में जब एब्जॉर्ब ना हो तो मेरे बेटा फ्यूजन रिएक्शन भी नहीं कर पाता। तो ये फास्ट न्यूट्रॉन को आपको स्लो डाउन करना होता है। तो फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मेरे बेटा मॉडरेशन। क्या कहते हैं? मॉडरेशन। तो इसकी एनर्जी को क्योंकि मॉडरेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, फास्ट से क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, मॉडरेट में ला रहे हैं, तो मॉडरेशन। तो मॉडरेशन करता कौन है? मॉडरेटर। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मॉडरेटर के तौर पे यूज होते हैं, जो जिनका काम क्या होता है, जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी एनर्जी को फास्ट से क्या करना, स्लो करना, ताकि वो जाके यूरेनियम से जब हिट करे तो उसमें आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए और फ्यूजन रिएक्शन चलता रहे। अदरवाइज ये फ्यूजन रिएक्शन स्लो हो जाएगा अगर सारे न्यूट्रॉन किस में रहेंगे, फास्ट में रहेंगे। तो मॉडरेटर का काम, इसकी एनर्जी को क्या करना होता है, मॉडरेट। आइए कंट्रोल का रॉड का काम क्या होता है, जैसे ही ये इंटर होगा तो इसकी क्रोसेक्शन कहते हैं एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को। तो न्यूट्रॉन को, जो कंट्रोल रॉड है, न्यूट्रॉन को आसानी से एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू यूरेनियम। तो ज्यादातर न्यूट्रॉन इससे जाके चिपकेंगे, और जब इसके पास जाके चिपकेंगे तो मेरे बेटा न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे इसको इंसर्ट करते हैं तो न्यूट्रॉन इसमें जाके चिपक जाते हैं और कोई भी यूरेनियम के पास नहीं पहुंचता, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या हो जाता है, खत्म। तो इसीलिए इसको समटाइम हम शट ऑफ रॉड भी कहते हैं। शट ऑफ प्रोसेस को हम शट ऑफ करने का काम भी करते हैं, तो इसको हम शट ऑफ रॉड भी कहते हैं। तो शट ऑफ करते हैं मतलब बंद करता है इसको, फ्यूजन रिएक्शन को। तो अगर पूरा इंसर्ट कर देंगे तो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो जाएगा, और पूरा बाहर निकाल देंगे तो फ्यूजन रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो हमें जितना चाहिए होता है हीट एनर्जी जब बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं, रॉड को बाहर निकालते जाते हैं, और जब हमें कम करनी होती है तो रॉड को क्या करते जाते हैं, अंदर डालते जाते हैं। तो जैसे जैसे रॉड अंदर जाएगा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रॉन की तादाद कम होगी, फ्यूजन रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कौन सा रॉड बोलते हैं, कंट्रोल। किसको कंट्रोल करता है, न्यूट्रॉन की तादाद को। तो न्यूट्रॉन की तादाद को, फ्यूल का काम तो तुम समझ गए, फ्यूजन रिएक्शन करेगा। और ये हमारे पास जो पानी है, हीट एनर्जी को यहां से दूसरी तरफ लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कूलेंट। क्या कहलाता है, कूलेंट। कूलेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हीट को रिमूव कर रहा है, इसीलिए कूल कर रहा है, तो हमारे पास इसको कह रहे हैं कूलेंट। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, न्यूक्लियर फ्यूल, शेडिंग, कूलेंट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोसेस करता है। तो हमारे पास जैसे ही हमने प्रोसेस स्टार्ट किया तो इन सब का कुछ ना कुछ पर्पज है, कुछ भी इसमें से मिसिंग होगा तो हमारे पास प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है ना, और या तो नहीं रुकेगा। अगर कंट्रोल रॉड ही खत्म हो जाए, कंट्रोल रॉड को कभी ऐसा हो जाए तो बड़ा मसला बन जाता है, कभी कंट्रोल रॉड फंस जाए और जाम हो जाए तो पूरा पैनिक हो जाता है सिस्टम कि अभी होगा क्या। ठीक है, इसको बंद करने के दूसरे तरीके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये सबसे प्रोसेस या कंट्रोल प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को या न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद या फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास उसके लिए हम कंट्रोल रॉड को इस्तेमाल करते हैं। आइए लिखते हैं एक एक के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में नाम तो आपको बता दिया मैंने। पहले स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियर फ्यूल। काम कर रहा है इसी, गर्मी हो रही, अब तो पानी नहीं गिर रहा, उस तरफ चले जाओ। नहीं है, ओके चलिए लिखिए बेटा, चलिए लिखिए। इट इज अ मटीरियल, न्यूक्लियर फ्यूल लिखिए। इट इज अ मटीरियल बाय विच nuclear fusion reaction occur
is called nuclear fuel. Is called nuclear fuel. ओके, हमारे केस में नॉर्मली हम यूरेनियम की बात करते हैं. ओके, ठीक है. अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूल हो गया मेरे बेटा. आइए हम बात करते हैं कूलेंट की. A material which remove heat from the core of the nuclear reactor, which remove heat from the core of the nuclear reactor, which remove heat from the core of the nuclear reactor is called coolant. Which include water, H2O होता है मेरा बेटा, कॉमा D2O हैवी वाटर, समटाइम गैसेस भी होते हैं, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. आइए हेडिंग डालिए मॉडरेटर. मॉडरेटर it is a material which slow down it is a material which slow down high energy neutron to low energy. That is produced in during fission reaction. मटीरियल कौन कौन से होते हैं मॉडरेटर के? which includes D2O हैवी वाटर, यानी कि हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम. ग्रेफाइट और बेरिलियम. ओके, डन है. चलिए, मॉडरेटर हो गया. कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड.
क्या होगा? ओके, it is a material, it is a material which control the rate of fusion, which control the rate of fusion reaction. It is a material which control the rate of fusion reaction, rate of fusion reaction, rate of fusion reaction by absorbing neutron, by absorbing neutron, which includes boron and cadmium. ओके, आखिरी कौन रह गया? क्या रह गया? शील्ड लिख लो, शील्ड की हेडिंग डाल लें। In order to protect environment and human life, in order to protect environment and human life, from radiation emit during from radiation emit during nuclear reaction, a protective कॉमा डाल के लिखेंगे, a protective wall is created a protective wall is created for biological shielding. ठीक है, मेरा ख्याल है न्यूक्लियर जो रिएक्शन है उसके अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। एक हमसे न्यूक्लियर सन में कौन सा रिएक्शन होता है, एक सवाल हमसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में, सन में जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है? मेरे बेटा सन में जो रिएक्शन होता है फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन किससे होता है मेरे बेटा? हाइड्रोजन। वहां पर फ्यूल कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, फ्यूल कौन है? हाइड्रोजन। फ्यूल। और यहां पर मेरा बेटा एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसको कहते हैं CNO। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कन्वर्जन चलती है मेरा बेटा, और नाइट्रोजन से शुरू होकर कहां तक जाती है, सॉरी कार्बन से शुरू होकर कहां तक जाती है? ऑक्सीजन तक। तो ये पूरा साइकिल होता है जो कि रिपीट होता है। तो हमारे पास ये जब प्रोसेस होता है तो हमारे पास ये जो हमारे पास फ्यूल साइकिल है ये हमारे पास वहां पर कंप्लीट होता है। तो ये याद रखिएगा, जिसको हम CNO कहते हैं। तो CNO साइकिल सन में, स्टार्स में कंप्लीट होते हैं।
चलिए भाई, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है ना। 2 मिनट ब्रेक लेते हैं। देखें तो मेरे बेटा दोनों में मास में क्या होता है डिफरेंस, समझिए इस बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना ये चाहता हूं, लेट सपोज अगर हम न्यूक्लियॉन्स की बात करें, एक एलिमेंट ले लिया हमने लिथियम एलिमेंट लिया तो 3 7, मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं, सही लिखा मैंने, ओके। तो हमारे पास 3 और 7, तो हमारे पास क्या हुआ मेरे बेटा, इसमें तादाद प्रोटॉन की बनी 3 और मेरे बेटा न्यूट्रॉन की बनी 4, है ना। न्यूट्रॉन की तादाद बनी 4, तो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद आ गई। तो ये इनको कहते हैं मेरे बेटा कंबाइन करके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? अब प्रोटॉन 3 है और न्यूट्रॉन 4 है। तो मेरे बेटा अगर मैं किसी जगह पर इनको इंडिविजुअल वेट करूं, यानी कि इसको उठाकर और इसको उठाकर एक तराजू पल्ले में रख लूं, ठीक है ना, ये ओपन है, अलग अलग उठाया, एक एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन को उठा के रख लिया, तो उसको कहते हैं फ्री स्टेट में। किस स्टेट में? फ्री स्टेट में। तो जब न्यूक्लियॉन्स फ्री स्टेट में उठा के वजन किया और फिर इसी लिथियम एटम को उठा के एक तरफ वजन किया, तो मेरे बेटा जो लिथियम एटम में भी तादाद इसकी बराबर है, तो उठा के जब रखेंगे तो इसका वजन कम आएगा, लिथियम का वजन कम आएगा, और फ्री स्टेट में जो न्यूक्लियॉन्स की तादाद है 3 + 4, इनकी वजन क्या आएगा, ज्यादा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किस स्टेट में? बाउंडेड स्टेट में। किस स्टेट में? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। किसके? न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर आ जाएंगे जब, तो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, तो बाउंडेड स्टेट में। ये फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में इनका वजन ज्यादा होता है। जब इन्हीं न्यूक्लियॉन्स को उठा के हम किसी न्यूक्लियस के अंदर फिल कर देते हैं, जैसे हमने इसको बनाया, तो हमारे पास लिथियम में जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस इसका बना लिया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिल कर दिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्बिट भी इस्तेमाल करेगा यहाँ पर, ओके। तो हमारे पास जो लिथियम एटम है, इसको जब हम उठाकर वजन करेंगे तो इसका वजन कम आ रहा है, इनका वजन ज्यादा आएगा। तो फ्री स्टेट में वजन ज्यादा आता है और बाउंडेड स्टेट में वजन कम आता है। तो इसी को कहते हैं मेरे बेटा, जो फ्री स्टेट में वजन है और जो बाउंडेड स्टेट में वजन है न्यूक्लियॉन्स का, उसका अगर हम डिफरेंस लें, क्या लें? डिफरेंस का मतलब माइनस करें, इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही और इसकी वैल्यू कम आ रही, इसको इसमें से माइनस करें, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो इन दोनों के मास का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? तो मास डिफेक्ट क्या होता है मेरे बेटा, आइए सीखते हैं। मास डिफेक्ट, the difference between mass of nucleon in free state and mass of nucleus is called mass defect। मेरे बेटा मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से लिखते हैं, सही। डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ किसके मेरे बेटा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ओके। अब न्यूक्लियॉन्स की मास को कैसे निकालते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन और, हाँ भाई, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ, अच्छा, मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक नंबर, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? Z से। और मेरे बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हाँ, A माइनस Z से मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ, और मास किससे माइनस कर देंगे? न्यूक्लियस से, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये जो मास का डिफरेंस आता है कैसे मेरे बेटा आएगा?
आइए मास ऑफ प्रोटॉन निकाला है ना, एक प्रोटॉन का मास लिया, एक प्रोटॉन का मास मेरा बेटा MPa है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास ऑफ प्रोटॉन फ्री स्टेट में आ गया। एक मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने 4, कैसे निकाला है तुमने, इसमें से इसको माइनस किया, A में से Z को माइनस किया, ये आ गया मेरा बेटा, मल्टीप्लाई किया M से, माइनस किया M से, तो मेरा बेटा ये टोटल मास आ गया पहले फ्री स्टेट में, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, इसको माइनस कर दिया तो मेरा बेटा मास डिफेक्ट आ जाएगा। ये मास डिफेक्ट जाता कहां है, डिफरेंस जाता कहां है, बेसिकली बनाने में न्यूक्लियस को, किसको बनाने में, न्यूक्लियस क्या करता है इन न्यूक्लियॉन्स को, यानी कि प्रोटॉन अगर एक ही जगह जमा हो तो प्रोटॉन आपस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रोटॉन तो एक दूसरे से क्या करना चाहेंगे दूर, लेकिन कोई इसको रोक रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर, तो मेरे बेटा वो बेसिकली कौन रोक रहा है, बाइंडिंग एनर्जी, कौन रोक रहा है, तो न्यूट्रॉन को बाइंड करके न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है, वो किस एनर्जी की वजह से रखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से, लेकिन वो बाइंडिंग एनर्जी आती कहां से, मास डिफेक्ट से, कहां से आती है, बाइंडिंग एनर्जी आती कहां से, मास डिफेक्ट से। कैसे, the amount of energy required, हाँ मेरा बेटा, required to form a nucleus or स्प्लिट अप द न्यूक्लियस, या जितनी एनर्जी न्यूक्लियस को बनाने में, या स्प्लिट अप द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मेरे बेटा है ना एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, किस में आएगा, ज्यादातर हमारे पास किस में आता है, एटॉमिक मास है ना, यू के फॉर्म में, एटॉमिक मास यूनिट में, सही। तो इसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो तरीका क्या है मेरा बेटा, mc², लेकिन mc² से जब मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कि जो डिफरेंस आ रहा है, मास डिफेक्ट आ रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, इसे आइंस्टाइन की इक्वेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं mc² से। लेकिन मेरे बेटा इस केस में अगर mc² का फॉर्मूला लगाना पड़ा तो मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, तो मेरे बेटा किलोग्राम में होगा, और c तो हमें पता है मीटर पर सेकंड में होता है। तो मेरे बेटा अगर यहां से जो एनर्जी की वैल्यू निकालोगे वो निकलेगा मेरे बेटा किसमें, जूल में, किसमें निकलेगा, जूल में। लेकिन अगर तुम्हारे पास मास हमारे पास डायरेक्ट AMU में है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं मेरा बेटा, कैसे, हमारे पास डेल्टा M अगर ये U की यूनिट में है, एटॉमिक मास यूनिट में, तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 931.5 इसके बराबर मेरा बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक AMU, ठीक है ना, एक हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, कितनी एनर्जी के बराबर है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, सही ना। अगर मास की वैल्यू 1 आ गई, डिफरेंस मास डिफेक्ट 1 आ गया, तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी कितनी बनेगी, 931, तो एक AMU किसके बराबर होता है, 931 के। अगर हमारे पास उससे कम होगा तब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कम आएगी, और अगर उससे ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो उससे ज्यादा वैल्यू आएगी। तो मास डिफेक्ट पे डिपेंड करता है इसके डिफरेंस कितना आ रहा है, उसके हिसाब से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करेगा बेसिकली मास डिफेक्ट पे, ओके। चलो एक सवाल ले लेते हैं, वैसे ही डेटा में मैं बोलता हूं भाई, सही। मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास है 0.8
0.861 U मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मैंने वैसी दे दिया 0.8886 U। और मेरा बेटा हमारे पास जो है मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास बराबर है, सॉरी 1 पॉइंट मैंने लिख दिया, 0 पॉइंट में नहीं लिखे, 1.0861 1.0887 लिख लेते हैं यू में। और यहां पर आगे मेरा बेटा मास यू में। ओके, एलिमेंट है लिथियम, एलिमेंट कौन है? लिथियम मेरा बेटा। और आपसे बोल रहा है एनर्जी बताइए, बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो। सही, लिथियम एटम में मेरे बेटा पहले मास डिफेक्ट निकाल लो। मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? Z, हाँ भाई, मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन n मल्टीप्लाई सॉरी a माइनस z, है ना, a माइनस z मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, तो प्रोटॉन की तादाद, लिथियम में प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन 1.0861 हमने ले लिया, प्लस मास ऑफ a माइनस z कितना बना? न्यूट्रॉन की तादाद 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय न्यूट्रॉन का मास गिवन है मेरे बेटा 1.08 क्या लिया? 87 माइनस 7, तो मेरा बेटा माइनस कर लो, आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा मास डिफेक्ट। यहां से मास डिफेक्ट आ गया, आंसर बताइए। जीरो पॉइंट 6131 सही, दैट इज यू मेरा बेटा, मास डिफेक्ट। सही, इसको एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए मेरा बेटा। एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 AMU, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे बेटा 0.6131 मल्टीप्लाई बाय 931.5, तो मेरे बेटा जो एनर्जी आ रही होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए 570 मेगा इलेक्ट्रॉन की, तो एनर्जी में कन्वर्ट कर ले। तो आपने मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को माइनस करना मास ऑफ न्यूक्लियस से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना फिर 931 से। तो ज्यादातर AMU में देता है, जूल में नहीं पूछता। ओके, बस बाइंडिंग एनर्जी तक ही काफी है मेरे बेटा। यहां पर अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर। लैपटॉप भूल गया, वरना ये पास पेपर भी कर लेते। साफ कर दूं? मेरे बेटा वेक्टर ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा पार्ट है वेक्टर का। ठीक है ना, वो स्केलर और वेक्टर में दोनों में फर्क है ना। 3 चीजें होती है किसी क्वांटिटी के पास, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, यूनिट और, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड, और मेरे बेटा जिनके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों होती है, तो फिर हमारे पास तो क्वांटिटीज को इन डायरेक्शन के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्केलर और
वेक्टर। हमारे पास जिनके पास प्रॉपर डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो मेरे बेटा कौन कौन सी क्वांटिटी है? दोज क्वांटिटीज which have magnitude, unit and proper direction is called vector quantity। सही। तो मेरे बेटा जैसे हमारे पास एग्जाम्पल वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू m इंटू जी, है ना। जी की डायरेक्शन कहां होती है? डाउनवर्ड। जी की डायरेक्शन कहां होती है? डाउनवर्ड। इसीलिए हमारे पास वेट की डायरेक्शन भी कहां आती है? डाउनवर्ड। तो वेट की डायरेक्शन अगर हमारे पास डाउनवर्ड आती है तो इसीलिए हम हमेशा वजन करते वक्त हम मीटर को कहां रखते हैं? नीचे, कभी भी ऊपर नहीं रखते, सर पे नहीं रखते, पैर पे रखते हैं। ओके, वजन मेजर करते वक्त इसकी डायरेक्शन प्रॉपर है, तुम्हें पता है, कभी भी राइट में लेफ्ट में नहीं रख सकते, ऊपर नहीं रख सकते, कहां रखना पड़ेगा? नीचे। तो इसी वजह से मेजर कर पाओगे। इसी तरह हमारे पास मेरा बेटा यहां पर एक चीज और याद रखेंगे कि हमारे पास ये कौन सी क्वांटिटी है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर और मेरे बेटा मास इज अ स्केलर। तो स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? एक वेक्टर। स्केलर कभी भी वेक्टर को स्केलर नहीं कर सकता, है ना। स्केलर कभी भी वेक्टर को स्केलर नहीं कर सकता। अगर हम देखें तो यहां पर अपने ही अपनों को काटते तो वेक्टर ही वेक्टर को स्केलर बना सकता है। सही है। स्केलर कभी वेक्टर को स्केलर नहीं बनाता। ठीक है ना। तो हमारे पास इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल उठाएंगे तो आपके पास लेट्स सपोज फोर्स भी देख लिया हमने, एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, वेक्टर है ना। स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास, तो आंसर क्या है? वेक्टर। इसी तरह हमने देखा मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मल्टीप्लाई होता है मास और वेलोसिटी, तो हमारे पास एक वेक्टर ही आता है। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास जिसको भी स्केलर के साथ, जब भी स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी की अब हम बात कर रहे हैं। वेक्टर का बेसिकली टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट क्यों कहते हैं मेरा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 1 के, इसीलिए इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट का मतलब ही 1 होता है। ठीक है, यूनिट का मतलब ही 1 होता है। तो एक ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर which have magnitude is equal to 1 and which shows the direction, हम यहां लिख दें, and used to show the direction only। सही। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो सिर्फ किससे से इस्तेमाल होता है मेरा बेटा? डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो ऐसे वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं।
यूनिट वेक्टर हमने देखा था मेरा बेटा। एक तो यूनिट वेक्टर जब देखा है हमने, जब हमने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड किया है ना, वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड किया। लेट सपोज करें एक वेक्टर हम बनाए दो एक्सिस के दरमियान में, एक वेक्टर हम बनाए दो एक्सिस के दरमियान में, एक एक्स और दूसरा वाई। तो एक वेक्टर हमारे पास यहां पर है मेरे बेटा, लेट सपोज ये वेक्टर है ए, मेक एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये एक कोई वेक्टर है। तो अगर मैं इसको कंपोनेंट की फॉर्म में ब्रेक करूंगा तो हमारे पास मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। जब मैं एक्स में परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये ए का कंपोनेंट बनेगा, दैट इज ए एक्स, विच इज इक्वल टू मेरा बेटा किसके बराबर होगा, ए कॉस थीटा, सही ना। और हमारे पास ए कॉस थीटा सबको समझ आ रहा है कहां से आता है ना, ये ए एक्स है मेरा बेटा, और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट जब हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये यहां से बनाए, एक ही बात है, ये किसके बराबर है, ए वाई, सही, ए एक्स और ए वाई। इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक दफा हम cos थीटा लगाएं तो cos थीटा किसके बराबर होता है, हाँ भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कौन है मेरा बेटा इस ट्राइंगल के अंदर, बेस हमारे पास है ए एक्स, हाँ भाई, हाइपोटेन्यूस इसके बराबर है ए, है ना, और ये हमारे पास किसके बराबर है, cos थीटा। तो ए एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर बना, डिवाइड से मल्टीप्लाई ए cos थीटा। इसी तरह हमारे पास अगर मैं sin थीटा को इस्तेमाल करूंगा तो ए वाई बनेगा, ए वाई इज इक्वल टू ए sin थीटा। cos थीटा और sin थीटा डिपेंड करता है मेरे बेटा y के साथ आएगा cos या x के साथ, डिपेंड करता है एंगल किसके साथ बन रहा है। अगर एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ, किसके साथ बन रहा है, तो फिर x के साथ क्या आएगा cos और y के साथ क्या आएगा sin। लेकिन अगर एंगल उल्टा बनता, मैं यहां से बनाता, y एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होता, बोलता भाई y एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो अब उलट हो जाता, y के साथ कौन आता cos और x के साथ कौन आता sin। तो अभी हमारे पास क्योंकि x के साथ है तो हमारे पास इस वजह से cos थीटा x के साथ आ रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ cos और जिसके साथ नहीं बनता उसके साथ sin। तो मेरे बेटा ax अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं a को, a वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो इनका मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। अगर वेक्टर मैंने लिख दिया तो मेरा बेटा वेक्टर कैसे लिखूंगा, ए एक्स तो सर मैग्नीट्यूड है, लेकिन ए एक्स की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई कैप, याद कर। तो मेरा बेटा, और अगर मैं लिखूं ए वाई तो ये तो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, जे। तो आई और जे क्या है मेरा बेटा, ये सिर्फ क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन हमने डाल दिया, लेकिन इसको डालने से कोई मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 से मल्टीप्लाई करते किसी की वैल्यू को फर्क पड़ता है। तो इसकी सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए ए जो हमारे पास आई और जे है, ये कौन सा वेक्टर है मेरा बेटा, यूनिट वेक्टर, और ये क्या शो कर रहा है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को, क्या शो कर रहा है, वेक्टर की डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है आई जे के आर दी यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आर क्या है मेरे बेटा, यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरे बेटा हमें क्या लिखना पड़ता है, एक मॉड ड्रॉ करना पड़ता है। मॉड अगर मैंने इस तरह लिख दिया, सिर्फ अगर मॉड नहीं लिखा तो दैट इज ये वेक्टर है, और अगर मैंने इसके साथ मॉड बना दी तो इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके कंपोनेंट का क्या ले लें, स्क्वायर। तो मेरे बेटा हमारे पास कौन है, ए एक्स है, उसका स्क्वायर प्लस ए वाई है, उसका स्क्वायर, ठीक है, कंपोनेंट का क्या ले लें, स्क्वायर। तो हमारे पास वेक्टर का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि अभी कितने एक्सेस थे वेक्टर के पास, 2, तो हमारे पास कंपोनेंट भी कितने बने, 2। तो ऐसे वेक्टर को कौन सा वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर इन प्लेन। क्या बोलते हैं, वेक्टर इन प्लेन। 2 एक्सेस में है वेक्टर, इसके कंपोनेंट भी कितने होंगे, 2, इसीलिए हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। अगर 3
कंपोनेंट होता तो हमारे पास एक्स वाई जेड 3 होता, तो मेरे बेटा उसको कहते हैं वेक्टर इन स्पेस। क्या बोलते हैं? वेक्टर इन, जब वो 3 एक्सेस में होते हैं। तो ये वेक्टर इन प्लेन है, ठीक है। यूनिट वेक्टर जब मैं निकालने जाऊंगा तो वेक्टर को डिफाइन तो कर दिया हमने डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन जब हम इसको फॉर्मूले में लिखने जाएंगे तो कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं मेरा बेटा, यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, लेट्स सपोज ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, वेक्टर यूनिट वेक्टर को पहली बात तो ये है कि जो लेट्स सपोज ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने जा रहे हैं तो ए स्मॉल में लिखेंगे, जब भी यूनिट वेक्टर होगा तो स्मॉल में लिखेंगे, और मेरे बेटा इसके ऊपर एरो नहीं बनाते, कैप बनाते, दैट शोज कि ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर किसका? ए का। तो मेरे बेटा कैसे निकालते हैं? डिवाइड करते हैं वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड, वेक्टर के खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आता है। सही? पेपर में हमसे एमसीक्यूज में पूछ दिया भाई किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। लेट सपोज हमसे बोला ए वेक्टर है, ठीक है ना, एक सवाल है, हमसे बोला भाई 2i प्लस 3j और प्लस 4k, इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, ठीक है ना। तो ये वेक्टर तो ऑलरेडी है, सही। पहले हमें इसका क्या निकालना? वेक्टर तो हमारे पास है ऑलरेडी, क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं वेक्टर का? वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके कंपोनेंट का क्या लेते हैं मेरे बेटा? स्क्वायर। तो हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से? कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। मेरे बेटा 2 का स्क्वायर कितना बना? 4, 3 का स्क्वायर कितना बना? 9, और 4 का स्क्वायर कितना बना? 16। तो हमारे पास क्या बना मेरे बेटा? 4 प्लस 9 प्लस 16, तो हमारे पास बन गया अंडर रूट 29, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड आ गया, सही है, और ऊपर वेक्टर है मेरे बेटा। यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए विच इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2i प्लस 3j एंड 4k एंड डिवाइड बाय मेरे बेटा मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 29। तो वी कैन राइट इट 2 अंडर रूट, ओपन करके लिख देंगे i प्लस 3 अंडर रूट 29j और मेरे बेटा 4 अंडर रूट हमें 29 इंटू के, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया एक यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। इस यूनिट वेक्टर का आंसर निकालोगे जब मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ऐसे ही, है ना। ये वेक्टर है, इसके कंपोनेंट क्या लेते थे? स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर ये, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये इन सबका स्क्वायर लोगे तो आंसर कितने के बराबर आएगा? 1, ठीक है ना। तो वेक्टर का आंसर 1 नहीं आएगा, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आंसर 1 आएगा। तो यूनिट वेक्टर x, जैसे हमारे पास x की डायरेक्शन को i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, j की डायरेक्शन y की डायरेक्शन को j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और k की z की डायरेक्शन को k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक्सेस की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है ना। आइए टाइप्स ऑफ वेक्टर में, ये पहला वेक्टर था यूनिट वेक्टर। मेरे बेटा पोजीशन वेक्टर नंबर 2, पोजीशन वेक्टर। मेरा बेटा एक ऐसा वेक्टर, देखो ये ले लिया मेरा बेटा, ये x आ गया, ये y आ गया। अब कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, दैट इज P। अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को बोलूं ओरिजिन है O, अगर मैं देखूं ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को अगर किसी लाइन के जरिए मैंने ड्रॉ करके बता दिया भाई इस तरीके से, ठीक है ना, तो एक ऐसा वेक्टर है जो किसी रेफरेंस पॉइंट से हमारे पास किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करे इन प्लेन और स्पेस, तो ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर को मेरा बेटा हमेशा एक स्पेशल सिंबल देते हैं, आर सिंबल देते हैं, स्मॉल आर से।
तो मेरे बेटा पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? किसी भी पॉइंट को प्लेन या स्पेस में रिप्रेजेंट करता है, प्लेन या स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, अभी हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेस या प्लेन में, तो इसीलिए इस वेक्टर को कौन सा वेक्टर बोल रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। आइए हम इसको फाइंड करते हैं। मेरे बेटा देखो, अगर ओरिजिन में कोई पॉइंट देखो तो ओरिजिन में वैल्यू कितनी होती है? 0 0 नहीं होती, दोनों वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू भी है और मेरे बेटा लेट सपोज यहां पर वैल्यू ले लिया इसका x1, यहां पर है y1, ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं x और y। तो मेरा बेटा हमारे पास क्या होगा? ये इसको x1 बना लिया, y1, और ये x2 है और ये वाले y2, इसकी वैल्यू होगी x और y की, ठीक है ना। अब मेरा बेटा हम यहां पर देखें, अगर मुझे कोई पोजीशन वेक्टर बनाने बोले r, तो मैं कैसे निकालूंगा? हमेशा x2 माइनस x1 i और मेरे बेटा y2 माइनस y1। तो जो पॉइंट होंगे ना उनको आपस में क्या करेंगे? और j, y के साथ क्या आता है? j, तो उन कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करेंगे और हमारे पास मैग्नीट्यूड बन जाएगा उससे, और डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे? i, j और k। तो हमारे पास लेट सपोज मेरे बेटा ये वैल्यू होती 2, ये वैल्यू होती 3, है ना। तो मेरे बेटा ये वैल्यू कितनी है? 0 0, तो 2 माइनस 0 तो कितना बनता? 2 बनता। हाँ मेरे बेटा x2 माइनस x1, और अगर अब देखो y2 माइनस y1 क्या बनता? 3, तो इसके साथ क्या लगाते हैं? j। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही उसके क्या बन जाते हैं? कंपोनेंट्स। क्या बन जाते हैं वेक्टर के? तो एक ऐसा वेक्टर, एक दफा हमसे सवाल पूछा, एक ऐसा वेक्टर जिसके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स उसके कंपोनेंट होते हैं, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट उनके कंपोनेंट्स होते हैं, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? समझ रहे हो? क्लियर है? तो पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स है वो उसके क्या बन गए? तो x का कोऑर्डिनेट क्या था? 2, तो उसका x कंपोनेंट बन गया। y का कोऑर्डिनेट क्या था? 3, उसका y कंपोनेंट बन गया। अगर z की कोई वैल्यू होती तो वो z कोऑर्डिनेट बन जाता। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कहां से हम बात कर रहे हैं? अगर ओरिजिन से। तो मेरा बेटा इसीलिए हम पोजीशन वेक्टर इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लिखिए डेफिनेशन, अ वेक्टर a vector which represent the position of a point a vector which represent the position of a point with reference to fixed point is called position vector. ठीक है बेटा, पोजीशन वेक्टर समझ आ गया। निकालते कैसे हैं? दो पॉइंट दिए जाएं, उनके कोऑर्डिनेट्स को आपस में क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे एंड देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। और आपको डायरेक्शन के लिए तो सिंपल सी बात है, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एक्स, वाई के साथ वाई, और जे और जेड के साथ के। ओके, साफ करूंगी। आइए मेरे बेटा फ्री वेक्टर सिंपल सी चीज है मेरा बेटा कि हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर जिसको हम डिस्प्लेस कर सके। क्या कर सके? डिस्प्लेस का मतलब मूव कर सके।
कोई ऐसा वेक्टर जिसको हम डिस्प्लेस कर सकें। लेट सपोज कोई एक वेक्टर है यहां पर ड्रॉ हुआ था, एक्स और वाई एक्सेस में हम ड्रॉ कर लेते हैं, सही। ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। अब मेरा बेटा ये एक वेक्टर था हमारे पास यहां पर ड्रॉ हुआ, सही ना। अब मैंने इसको डिस्प्लेस मूव किया, नीचे लेकर आ गया, यहां लेकर आ गया। अब ये देखो, फिर इसको और नीचे लेकर आना चाहता हूं, यहां लेकर आ गया। तो मेरा बेटा वेक्टर को क्या कर रहा हूं मैं, मूव कर रहा हूं, ठीक है। इसकी पोजीशन चेंज की मैंने, है ना। ये पॉइंट था 1, पहले यहां था, फिर 2 3 4। अब मेरे बेटा मैं एक काम जरूर मेंशन कर रहा हूं कि वेक्टर को मूव तो कर रहा हूं, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा। वेक्टर की डायरेक्ट, वेक्टर कैसे है, सारे के सारे आपस में पैरेलल, कैसे, डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे तो कैसा रहेगा वेक्टर, पैरेलल रहेगा। कैसे रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कभी वेक्टर को मूव करें पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर किसी भी वेक्टर को मूव करें पैरेलल टू इटसेल्फ, आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने उठाया यहां लेकर आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों वेक्टर डायरेक्शन में सेम है, पोजीशन मैंने उठा के यहां कर दी तो डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी वेक्टर को हम मूव कर रहे हैं और वो पैरेलल टू इटसेल्फ है तो ऐसा वेक्टर कहलाता है फ्री वेक्टर। आप याद करो हमारे पास हेड टू टेल रूल में एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते थे, लेकिन उठा के डायरेक्शन कैसे रखते थे, सेम। तो इसका मतलब वो वेक्टर क्या कहलाता है, फ्री वेक्टर, सही ना। तो एक ऐसा वेक्टर जो पैरेलल टू इटसेल्फ डिस्प्लेस हो तो ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। आइए लिखिए, a vector which can be displaced, a vector which can be displaced, a vector which can be displaced parallel to itself, a vector which can be displaced parallel to itself is called free vector. Which can be displaced parallel to itself is called free vector. नल वेक्टर, नल वेक्टर को मेरे बेटा इस तरह लिखते हैं। नल का मतलब क्या होता है, जीरो। कितना होता है, नल का मतलब क्या होता है, जीरो। मेरे बेटा अगर कोई वेक्टर हो और अगर कोई वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, 0 के, और उसकी कोई डायरेक्शन भी ना बने, ठीक है ना, तो हमारे पास ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर बोलते हैं। नल जब मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा तो आप बताओ ना, देखो यहां पर एरो जब मैंने ड्रॉ किया है तो एरो की लेंथ एक्स में बता सकते हो कितनी है, एरो की लेंथ एक्स में बता सकते हो कितनी है, एक्स में, यहां पर एक्स में कितनी है मेरा बेटा, ये 2 है। वाई में कितनी है, 3 है, तभी तो जाके ये वेक्टर बना, सही। अब अगर मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, जब मैग्नीट्यूड 0 होगा कहां ड्रॉ करोगे, एक्स में या वाई में, कहीं नहीं ड्रॉ होगा। इसका मतलब वेक्टर ड्रॉ ही नहीं होगा, मैग्नीट्यूड कितनी हो चुकी मेरा बेटा। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। ऐड करने से भी आ जाता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने से भी आ जाता है। तो जब हम अगर लेट सपोज दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आंसर भी क्या आना चाहिए, एक वेक्टर, आंसर आ गया 0। तो अब क्या करें, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, क्योंकि आंसर तो एक वेक्टर होगा, तो ऐसे केस में वेक्टर बोलेंगे, लेकिन कौन सा वेक्टर बोलेंगे, नल वेक्टर। आइए लिखिए, a vector which have magnitude equal to 0, a vector which have magnitude equal to 0 and shows no direction is called null vector। कोई और वेक्टर रहता है क्या, नेगेटिव वेक्टर।
मेरे बेटा किसी वेक्टर को, अगर लेट सपोज ये वेक्टर है मेरा बेटा ए, तो इसका वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कैसा होगा? ये वेक्टर ए है, इसका नेगेटिव वेक्टर अपोजिट होगा मेरा बेटा, है ना। ये अपोजिट होगा, लेंथ में सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस ए, माइनस ए का मतलब क्या है? डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। लेंथ कैसी है? सेम। ऐसा होगा कब? जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर को -1 से, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट आएगा 1 से, लेकिन माइनस से क्या फर्क आएगा? डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अपोजिट। तो मेरे बेटा ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा? ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा? नेगेटिव। तो मेरे बेटा नेगेटिव वेक्टर कब जनरेट होता है? जब एक ऐसा वेक्टर जो इक्वल टू हो, इक्वल हो मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट हो डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर को फिर हम क्या बोलेंगे? आइए लिखिए, a vector which have same magnitude but opposite in direction is called negative vector. ओके, साफ कर दूं? एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने मेरे बेटा एडिशन दो तरीके से करते हैं। एक मेरा बेटा मेथड होता है ज्योमेट्रिकल मेथड। क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिकल मेथड। सही। और एक कहलाता है मेरे बेटा एनालिटिकल मेथड। ठीक है, हमने दोनों मेथड देखे। एक तो मेरा बेटा ज्योमेट्रिकल मेथड से जब हम स्टार्ट करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल मेथड पुराने बुक में तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल मेथड में 3 को डिस्कस किया जाता था, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ज्योमेट्रिकल मेथड एक ही है। कौन सा है मेरा बेटा? हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल मेथड। क्यों ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं हेड टू टेल रूल को? 3 वेक्टर है, अगर तीनों को ऐड करना है तो उसका रिजल्ट निकालना है ना। तो आइए हेड टू टेल रूल ये रिवाइज करते हैं जहन में पहले समझ के। हाँ मेरे बेटा, अगर हम 2 एक्सेस ले लें, एक्स और वाई, ठीक है मेरे बेटा, एक निकला मेरे बेटा यहां पर लेट सपोज ए है, θ1, दूसरा हमारे पास बी है, θ2। अच्छा, इसकी वैल्यू भी हम डिसाइड कर लेते हैं। चलो, ये 60 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, और मेरे बेटा चौथा हमारे पास है ये 90 डिग्री पे सी वेक्टर है। 90 डिग्री बनाएंगे, एक्स एक्सिस से देखेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब तीनों वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तीनों वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो अब आपको मैग्नीट्यूड भी मैं भी बताया हुआ, ठीक है, डायरेक्शन तो वैसे बताई भी, एंगल दिया हुआ, ठीक है, डायरेक्शन बताई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते, ठीक है। इसकी लेंथ बताई हो, ठीक है ना, लेट सपोज इसकी लेंथ बताई भी हो कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ भी बताई भी हो। हम कैसे ड्रॉ करेंगे?
ठीक है मेरे बेटा, पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं और उससे पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं, सही। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, पहला एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और वहां से एक पॉइंट को ले लेंगे और मेरे बेटा वहां पर हम एक डी के जरिए, किसके जरिए, डी के जरिए क्या लेते थे, 30 डिग्री। कितना लेना है, 30 डिग्री पे मार्किंग कर ली और डी को हटा दिया। जब डी को हटा दोगे तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे स्केल को रखना है और 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है। कितना ड्रॉ कर लेना है, लेंथ में स्केल के जरिए मेजर करके 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे तो 30 डिग्री पे ड्रॉ हो गया। फिर हम इसी के रेफरेंस से यहां से एक लाइन लेंगे, यहां पर हम देखेंगे 60 डिग्री पे कितना ड्रॉ करना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ बी को ड्रॉ कर देंगे 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये एंगल यहां से मेजर होगा 60 डिग्री। फिर यहां से एक पॉइंट बनाएंगे रेफरेंस और मेरे बेटे यहां से ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री। तो सी भी ड्रॉ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, जितनी लेंथ है स्केल के जरिए। अब मेरे बेटा रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर को यहां से यहां तक निकालेंगे, दैट इज आर, है ना। आर की लेंथ स्केल से मेजर करेंगे, जितनी वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर आ गया, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने, लेकिन किसके जरिए, ज्योमेट्री ड्रॉ करके। किस तरह, ज्योमेट्री ड्रॉ करके। इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड बोलते हैं। अब डी रखेंगे इसी रेफरेंस पॉइंट पे और इसका एंगल भी मेजर करेंगे। लेट्स सपोज ये आया 88 या 80 आ गया, तो एंगल भी आ जाएगा डी के जरिए। तो इसका एंगल भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, लेकिन कौन से मेथड से निकाला, ज्योमेट्रिकल मेथड से। तो ये कहलाता है ज्योमेट्रिकल मेथड। इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, आपने ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद वैल्यू निकाल ली, इसलिए हम इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, हेड टू टेल रूल। लिखिए मेरे बेटा, हेड टू टेल रूल क्या होता है। Vector can be added, vectors can be added 2 or more, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 2 or more, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। Vector can be added 2 or more by the method of head to tail rule। फुल स्टॉप लिखिए, इन हेड टू टेल रूल tail of the second vector join with the head of the first vector while resultant vector is drawn from tail of the first vector to the head of the last vector। लास्ट वेक्टर के हेड से सबको सीक्वेंस में ज्वाइन करते गए, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, फिर दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर का टेल, और जबकि रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल मेथड कहलाता है। ओके, एनालिटिकल मेथड मेरे बेटा मैथमेटिकली किसी वेक्टर को ऐड करें, है ना, सिंपल है कि 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, तो उसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, 2 वेक्टर को ऐड करना आता है आपको। लेट सपोज करो मेरा बेटा एक वेक्टर ले लिया 2i 3j -5k, दूसरा वेक्टर ले लिया मेरा बेटा 4i -j +4k। अब बताओ रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन के, तो आपने निकाल के दिखाना है r, और r किसके बराबर है, a + b, r बराबर a + b।
कैसे ऐड करेंगे मेरे बेटा? सिंपल सा तरीका होता है ना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को, तो मेरे बेटा ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 2 + 4 6i। हाँ भाई 3 - 1 2, तो प्लस का 2 आएगा जे मेरे बेटा, माइनस का 5 प्लस का 4 माइनस का 1, तो मेरे बेटा ये आ गया रिजल्टेंट में। दैट इज सिंपल तरीका। अब यहां रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे? हाँ भाई मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर ले लेंगे, तो मेरे बेटा कंपोनेंट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, है ना? तो क्या बनेगा मेरा बेटा? 36 + 4 + 1 मेरा बेटा क्या बना? √41। दैट इज योर आर। डन। ओके, लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिया हो, फिर लेट्स सपोज पेपर में सवाल आया, हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन था 2 वेक्टर को ऐड करके दिखाइए, रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए। जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 यूनिट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 3 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट, और जो एंगल थीटा दिया है वो हमें दिया है 30 डिग्री। सही। अब 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो मेरे बेटा कैसे, हम कौन सा लॉ लगाते हैं? कोसाइन लॉ। किसके बराबर था? a² + b² + 2ab क्या cos θ। यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्टली। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। अब तुम यहां पर क्या किया? जब 2 वेक्टर को ऐड किया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। यहां पर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया हुआ, वेक्टर के फॉर्म में दिया भाई, लेकिन एंगल बताया हुआ 2 वेक्टर के दरमियान, तो आपने निकाल लिया मेरे बेटा डायरेक्ट। सही, कोसाइन लॉ। ओके, क्या हुआ? हाँ, जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकालो दैट इज एनालिटिकल मेथड, जब ज्योमेट्री ड्रॉ करके निकालो दैट इज ज्योमेट्रिकल मेथड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोगों के कितने पेपर रह गए? 2 पेपर रह गए। तो तुम लोगों के सर में क्यों दर्द हो रहा है? तुम लोग दूसरों के सर में कर रहे होगे। ओके, तो मेरे बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर, ओके, तो a + b इज इक्वल टू b + a, दैट इज कॉल्ड a और प्लस b, या तो a को प्लस b करे या तो क्या कहलाता है मेरे बेटा? कॉम्यूटेटिव। तो एडिशन ऑफ वेक्टर कॉम्यूटेटिव होता है, चाहे a + b कर ले या b + a कर ले, चाहे हेड टू टेल रूल से करे या एनालिटिकल मेथड से करे, दोनों का आंसर कैसा आएगा? सेम। ठीक है, अच्छा, तो
एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। और मेरा बेटा एसोसिएटिव लॉ कैसे रिप्रेजेंट होता है? हाँ, बोलो क्या बोले? ए प्लस प्लस सी क्या है? भाई मैं मल्टीप्लाई करूं एक नंबर को m a से एंड देन ऐड कर दूं b में, सही है? या फिर मैं पहले ऐड कर दूं a प्लस b को, क्या कर दूं, और फिर मल्टीप्लाई कर दूं m से। थक गए? थक तो मैं भी गया हूं। अगर हम मैग्नीट्यूड से रिजल्टेंट निकालेंगे, बाद में बात करेंगे। क्या हुआ बोलो? फिर अगर हम मैग्नीट्यूड से रिजल्टेंट निकालेंगे तो आंसर में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही आएगा ना? हाँ, वेक्टर तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। ओके चलो मेरे बेटा, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a प्लस बी कर लें, ठीक है ना, या हमारे पास बाद में हम c को ऐड कर लें, या फिर हम पहले क्या कर लें, b प्लस सी कर लें और बाद में a कर लें। तो मेरे बेटा क्या होगा, आंसर कैसा आएगा? सेम। पहले किसको ऐड किया, a प्लस बी, बाद में वेक्टर ऐड किया किसको, सी को। या तो फिर हम कर लें b प्लस सी को और देन ऐड कर दें a को, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव।